हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है श्री राम इंटर कॉलेज 14/12। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बोर्ड की परीक्षाएं आने वाली है और जिनकी तारीख भी तय हो चुकी है। सो सभी छात्र जो बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं या आगे किसी भी आगामी प्रतियोगात्मक परीक्षा में या कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हिस्सा लेने वाले हैं, सभी के लिए हम इंग्लिश का एक बैच शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम ग्रामर पोर्शन से शुरुआत करेंगे, जहां पर बिगिनिंग से एंडिंग तक शुरुआत होगी। बिगिनिंग से शुरुआत करेंगे, एंडिंग पर बिल्कुल फिनिश होगा। ये कह सकते हैं आप इस बैच को, ये कंप्लीट पैकेज आपको यहाँ पर देगा, जीरो से हीरो तक के लिए। शुरुआत न केवल जूनियर सेक्शन से, यानी जो भी यहाँ पर पढ़ाया जाएगा वो न केवल छोटे बच्चों के लिए बल्कि बड़े से बड़े एग्जाम तक के लिए होगा। उसका सेक्शन और शेड्यूल समय समय पर आपको बता दिया जाएगा। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं अपने फर्स्ट लेक्चर की। तो सबसे पहले हम आपको समझाते हैं कि अगर हम इंग्लिश को देखें तो इंग्लिश के बारे में बड़ी विचित्र बात है। इंग्लिश के बारे में सबसे बड़ी विचित्र बात यह है कि जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनमें इंग्लिश एक लैंग्वेज है, जबकि अपार्ट ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज ये एक सब्जेक्ट है। इस बात को शुरू करने का मकसद क्या है आप समझिए। जैसे हम इंग्लिश को देखें तो अगर हम इंग्लिश को इस परिप्रेक्ष्य में या इस सेक्टर की तरफ से सोचेंगे तो आपको लगेगा कि इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं बल्कि लैंग्वेज है। फॉर एग्जाम्पल अपने यहां से लेते हैं, हमारे यहां हिंदी सब्जेक्ट से ज्यादा भाषा है, ऐसे ही इंग्लिश सब्जेक्ट से ज्यादा लैंग्वेज है, क्योंकि भारत जैसे बहुत से ऐसे देश हैं जहां पर हिंदी का बहुत ज्यादा से रूप से विकसित हुई है। तो इंग्लिश को अगर हम इस हिसाब से सोचेंगे तो इंग्लिश एक लैंग्वेज ज्यादा है, सब्जेक्ट को हम दूसरे कैटेगरी में डाल सकते हैं। अब इंग्लिश पर हम दोबारा से जाते रिपीट करते हैं इसी टॉपिक को। तो इंग्लिश को अगर हम देखें तो फर्स्ट 3 लेटर आपको कुछ दर्शाएंगे। तो फर्स्ट 3 लेटर जो है आपके ENG, वो एक कंट्री के नाम के प्रीफिक्स के रूप में प्रयोग किए गए। इंग्लैंड, कहने का मतलब ये हुआ कि इंग्लिश की अगर हम शुरुआत देखें तो इंग्लैंड से हुई है। इंग्लैंड में एक भाषा के रूप में है। अब आपने ज्यादा किताबों में देखा होगा ग्रीक लैटिन, ग्रीक लैटिन, ग्रीक लैटिन भाषा सब ज्यादा यूज किए गए, चाहे वो ज्योग्राफी का लें या हम डेमोक्रेटिक शब्द लें, ये सारे ग्रीक और लैटिन भाषा से बने हुए शब्द होते हैं। तो उसी तरीके से हर शब्द की एक कहीं ना कहीं से उपज होती है, कहीं ना कहीं से उत्पत्ति होती है। तो उस बिहाफ पर अगर हम देखें तो इंग्लिश इंग्लैंड से स्टार्ट हुआ। एक और नोट डाउन करने वाली बात है कि जिसको विशेष ध्यान रखना है कि इंग्लैंड से शुरुआत हुआ। तो अब हम जैसा कि सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो सब्जेक्ट भी 2 भागों में डिवाइड करते हैं। ध्यान से सुनिए छात्रों कि सब्जेक्ट को भी हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। एक, जैसे हम अगर आज की आम भाषा में बोले तो रीडिंग सेक्शन बोल सकते हैं, और दूसरा ग्रामर सेक्शन। रीडिंग सेक्शन को मैं दूसरे तरीके से समझाता हूं आपको, यानी बुक्स जो आप लेते हैं उनको आप रीड करने का काम करते हैं मोस्टली, उसके बाद ही आप राइटिंग में पहुंचते हैं। तो इसलिए बुक्स जो है वो रीडिंग सेक्शन में है, ग्रामर दूसरा सेक्शन है। लेकिन इसको इस तरीके से समझिए कि सबसे पहले हमें ग्रामर के बारे में नॉलेज लेनी पड़ती है, तब जाकर हम रीडर पर पहुंचते हैं, ना कि हम रीडर से ग्रामर पर पहुंचते हैं। लेकिन इस चीज को स्कूल में क्लासेस में बताया नहीं जाता। अगर जहां बताया जाता है वहां तो बहुत अच्छी बात है। तो हम बात कर रहे थे सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट के देखिए यहां पर हम समझ रहे हैं, इसलिए मैं आपको अलग अलग बता देता हूं, यहीं पर क्लियर कर देता हूं अर्थ कि सब्जेक्ट का मतलब होता है विषय और सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। लेकिन सब्जेक्ट का एक और मतलब होता है हिंदी व्याकरण के अनुसार, वो होता है उद्देश्य। तो सब्जेक्ट के अगर आपने देखे होंगे 2 अर्थ तो आपको मोस्टली पता होता है सभी बच्चों को, विषय और कर्ता। एक और इसका अर्थ निकल कर आता है, वो है उद्देश्य, जो हिंदी व्याकरण में हम पढ़ते हैं, जैसे पद परिचय में दिया जाता है। तो हम बात कर रहे थे ग्रामर की और रीडिंग की। अब हम ग्रामर को इस बात क्यों कर रहे हैं भाई, हमने ये कहा कि ग्रामर को पहले पढ़ाया जाता है ना कि बुक्स को। उसका रीजन है कि आप बुक पढ़ेंगे कैसे, अक्षरों के ज्ञान के बाद, लेटर के ज्ञान के बाद।
A to Z अगर आप अक्षर पहचान सकते हैं, उनका प्रोनाउंसिएशन आप कर सकते हैं, उनको लिख सकते हैं, तभी आप बुक को पढ़ पाएंगे। अब आती है उसके अर्थ करने की। अगर आप ग्रामर में टेंसेस के बारे में, सेंटेंसेस के बारे में, मॉडल्स के बारे में अच्छे से जानते हैं तो आप इनका अर्थ भी कर पाएंगे बुक का। तो इसलिए ग्रामर सेक्शन पहला महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। अब ग्रामर के टॉपिक को बस इतना जानते हो कि ये ग्रामर है, ये ग्रामर है, ये इंग्लिश ग्रामर है, ये हिंदी व्याकरण है। लेकिन ग्रामर को भी अगर हम डिवाइड करें तो 3 भागों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला होता है ऑब्जेक्टिव टाइप ग्रामर। कौन सा? ऑब्जेक्टिव टाइप ग्रामर। दूसरा होता है डिस्क्रिप्टिव टाइप ग्रामर। पहला क्या बताया हमने? ऑब्जेक्टिव टाइप ग्रामर। दूसरा क्या होता है हमारा? डिस्क्रिप्टिव टाइप ग्रामर। और तीसरा होता है हमारा अप्लाइड ग्रामर। तीसरा होता है हमारा अप्लाइड ग्रामर। ऑब्जेक्टिव टाइप, डिस्क्रिप्टिव टाइप, अप्लाइड ग्रामर। इनको मैं डिस्क्राइब करूं उससे पहले एक यहां पर नोटिस करने वाली बात है, जो मैंने बताया था कि इंग्लिश के साथ साथ जैसे देश का नाम बताया, ऐसे ही ग्रामर की बात करते हैं। तो ग्रामर का अगर हम फादर बोले या सबसे पहले यूज करने वाला व्यक्ति बोले तो वो होगा हमारा जॉफ्रे चौसर। अगर हम सोचें तो ग्रामर की शुरुआत या ग्रामर को एक सब्जेक्ट के रूप में ढालने वाला व्यक्ति जो होगा उस व्यक्ति का नाम है जॉफ्रे चौसर। तो बहुत से बच्चे इस बात से अनजान रहते हैं, तो फिर भी आपको बता दिया गया ग्रामर की अगर हम शुरुआत देखें जॉफ्रे चौसर, अगर आप किसी भी जगह सर्च करेंगे तो आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा। तो दोबारा से टॉपिक को बता देता हूं जिससे आप स्क्रीनशॉट ले सकें कि इंग्लिश फर्स्ट 3 लेटर एक देश के नाम को रिप्रेजेंट करते हैं, इंग्लैंड। इंग्लिश को हमने 2 भागों में डिवाइड किया, लैंग्वेज और सब्जेक्ट। हमने सब्जेक्ट पर फोकस क्यों किया? क्योंकि हमें अभी सब्जेक्ट को ही समझना है, बाकी लैंग्वेज को मैं बीच में आपको थोड़ा सा हिंट के लिए बता दूंगा। तो सब्जेक्ट को भी हमने 2 भागों में डिवाइड किया, एक रीडिंग सेक्शन, दूसरा ग्रामर सेक्शन। ग्रामर सेक्शन के बिना रीडिंग सेक्शन का कोई महत्व नहीं है, इसलिए रीडिंग सेक्शन को पढ़ने के लिए हमें ग्रामर का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ग्रामर को भी हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप, डिस्क्रिप्टिव टाइप और अप्लाइड ग्रामर। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, जैसे किसी को बच्चे को नोट्स बनाने में भी दिक्कत ना आए। ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं जानता हूं सभी ने। तो हमने किसके बारे में बात की? ग्रामर की। ग्रामर की हमने शुरुआत कर दी है। अब ग्रामर की शुरुआत कर दी है तो उसके डिस्क्रिप्शन बताना पड़ेगा आपको, क्योंकि मैंने उसको डिवाइड कर दिया है। अब डिवाइड कर दिया है तो उसको बताने के लिए हम ऐसे समझते हैं कि देखिए, ध्यान से देखिएगा कि ग्रामर थी, उस ग्रामर को हमने फर्स्ट कैटेगरी में बांटा था ऑब्जेक्टिव टाइप में। आप सभी जानते होंगे, छोटे छोटे बच्चे भी जो 5th क्लास में आ जाते हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, यानी जिसे हम बोल सकते हैं गैप फिलिंग के रूप में आ सकते हैं, टिक मार्क के रूप में आ सकते हैं, ऑप्शन, क्योंकि ऑब्जेक्ट का मतलब होता है विकल्प। ये कह सकते हैं, हिंदी में भी लिख देते हैं जिससे हम आपको समझ में आ जाए कि वैकल्पिक। वैकल्पिक यानी जिसके ऑप्शन दिए जाते हैं। ऑप्शन के रूप में आप ऐसे समझिए, मैं आपको एक चार्ट के रूप में समझाता हूं कि जो गैप फिलिंग के रूप में भी आ सकते हैं, यानी फिलिंग भरना है आपको, गैप फिलिंग भरनी है। एक टिक के रूप में आ सकते हैं, टिक मार्क लगाने के लिए। एक करेक्ट ऑप्शन चूज करने के रूप में आ सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो ऐसी ग्रामर जो इन फॉर्मेट में आती है वो हमारी ऑब्जेक्टिव टाइप ग्रामर होगी। अब एग्जांपल से समझते हैं, ये बड़ा अजीब लग रहा होगा अभी, तो एग्जांपल से समझिए। जैसे फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम, आर्टिकल, यूज ऑफ, छोटी क्लास में बोलते हैं ए एंड द। तो क्या आपने ए एंड द का प्रयोग कभी भी देखा होगा? तो क्वेश्चन पेपर में, एग्जाम में, या तो करेक्ट सेंटेंस के लिए आया होगा, करेक्ट ऑप्शन चूज करने के लिए आया होगा, या टिक मार्क करने के लिए आया होगा, क्या, या फिर फिलिंग के लिए आया होगा कि ए एंड द का प्रयोग हम किस प्रकार करते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप ग्रामर है। एक और टॉपिक समझिए, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन का भी यूज आपने इसी तरीके से देखा होगा। हम बात करें ग्रामर में, सेंटेंस बनाने में, ट्रांसलेशन बनाने में, तो सारी ग्रामर का यूज कहीं ना कहीं होता ही होता है। लेकिन एक पर्टिकुलर टॉपिक के रूप में अगर हम देखें तो ये टॉपिक जो है
आर्टिकल, प्रीपोजिशन, करेक्ट फॉर्म, ये सब इन्हीं 3-4 फॉर्मेट में आता है। तो ऐसे ग्रामर के टॉपिक को किस में डिवाइड कर देते हैं? ऑब्जेक्टिव टाइप में। दूसरा टॉपिक था हमारा डिस्क्रिप्टिव। अब आप सभी जानते हैं कि डिस्क्रिप्टिव वर्ड जो है वो डेस्क्राइब से बना है। किससे बना है बेटा? डिस्क्रिप्टिव वर्ड डेस्क्राइब से बना है। मैं लिख देता हूं, डिस्क्रिप्टिव वर्ड में थोड़ा बड़ा लिखता हूं, मुझे पता है कभी कभी थोड़ा मुझे आदत है। डेस्क्राइब से बना है। डेस्क्राइब माने क्या हो रहा है? वर्णन करना। तो डेस्क्राइब माने वर्णन करना है, इसलिए हम इसको बोल सकते हैं वर्णनात्मक, यानी वर्णन किया जाने वाला व्याकरण का वह बिंदु जिसका हमें बढ़ा चढ़ाकर लिखना पड़ता है। समझ में आया? जैसे हम देखते हैं रिपोर्ट, जो 12th में आता है, रिपोर्ट को लिखना है हमें, तो ये भी हम किसके रूप में लिखते हैं? बढ़ा चढ़ाकर। अगर सभी क्लासों में देखें, छोटे से लेकर बड़े तक, उसे बोल सकते हैं ऐसे। ये भी किसमें आएगा? डिस्क्रिप्टिव में। इसमें बढ़ा चढ़ाकर लिखते हैं, यानी अपनी बात को शब्दों के रूप में, सेंटेंस के रूप में उजागर करने के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। तो व्याकरण के वह बिंदु जिनका वर्णन किया जाता है, या जिनका टॉपिक वर्णन के रूप में है, या जिनको लिखा जाता है, एज ए स्टोरी बोल सकते हैं, एज ए इमेजिनरी बोल सकते हैं, कल्पना के आधार पर, रिफ्लेक्टिव, विवेचन करने के आधार पर बोल सकते हैं, तो वो सारे टॉपिक किसमें आएंगे? डिस्क्रिप्टिव टाइप में। अगर हम वैसे समझे तो छोटे टॉपिक छोटे का मतलब ये है पढ़ने के आधार पर टॉपिक छोटे नहीं, मतलब क्वेश्चन पेपर में उनका आंसर या क्वेश्चन जो बनता है वो छोटे रूप में बनेगा, वो तो है ऑब्जेक्टिव। और जिनको बड़े रूप में लिखना पड़ेगा आंसर में, वो हो गए हमारे डिस्क्रिप्टिव। थर्ड होता है हमारा अप्लाइड। क्या सभी बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया है? क्या आपने पुलिस का फॉर्म भर दिया? क्या आपने कभी जॉब के लिए अप्लाई किया है? क्या आपने किसी भी स्कूल में वैकेंसी खाली है तो उसके लिए अप्लाई किया है? क्या आपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आने के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर करके उसे अप्लाई किया है, सेंड किया है? तो अप्लाई का मतलब होता है भेजना, यानी व्याकरण के वह बिंदु जिन्हें अप्लाई किया जाता है, जिन्हें भेजा जाता है, या जो किसी न किसी रूप में अप्लाई करने के फॉर्मेट में होते हैं, वो टॉपिक अप्लाइड ग्रामर में आएंगे। सबसे पहला टॉपिक सभी जानते हैं वो है लेटर। दूसरा इसमें टॉपिक जो आता है वो होता है एप्लीकेशन। इसी तरीके से बढ़ते चले जाएंगे, ईमेल है, नोटिस है ना, इनविटेशन है, इन सबको हम अप्लाई करते हैं, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सेंड करते हैं। तो व्याकरण के वह बिंदु जिनको अप्लाइड के रूप में यूज किया जाता है वो अप्लाइड टाइप होंगे। जिनका बढ़ा चढ़ाकर हम डिस्क्राइब करते हैं वो डिस्क्रिप्टिव टाइप होंगे। जिनके ऑप्शन टाइप होंगे या टिक मार के फिल द ब्लैंक्स के रूप में आएंगे वो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप ग्रामर होगी। ऑब्जेक्टिव का मतलब वैकल्पिक, जिसके ऑप्शन दिए जाते हैं। डिस्क्रिप्टिव का मतलब वर्णन करना, जिसको डिस्क्राइब किया जाता है। अप्लाइड का मतलब एज अ फॉर्मेट, जिनके एक प्रारूप दिया गया होगा, लिखने का तरीका बताया गया होगा, जिसको किसी अधिकारी को लिखना है, किसी परिचित को लिखना है, या इनविटेशन देना है, नोटिस यानी कुछ सूचना जारी करनी है, तो अप्लाई करने वाले सारे टॉपिक किसमें आएंगे? अप्लाइड ग्रामर में। तो ये आपका मैटर था ग्रामर से संबंधित। अगर हम इस टॉपिक से शुरुआत करें तो इसका सबसे पहला टॉपिक आप जानती हैं अल्फाबेट है, वो हम आगे बताएंगे। लेकिन फिलहाल क्या आपको समझने में कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताइए। किसी को समझ में नहीं आया हो तो दोबारा पूछ सकते हैं, कमेंट लिखिए, यस या नो दीजिए, हैंड रेज करके ऑप्शन दीजिए, इमोजी लगाइए, कुछ भी लगाइए, जल्दी से मुझे बताइए जिससे मैं आगे बता सकूं। स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, किसी को दिक्कत हो तो ठीक है आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं साइड में हो जाता हूं जिससे आसानी से हो सके। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। हमारा एक टॉपिक और रह गया है, उसको हम अभी बताते हैं। अभी देखिए आपका वीडियो जो है थोड़ा टॉपिक वाइज टॉपिक चल रहा है। हो सकता है किसी में आपका वीडियो लेंथफुल हो जाए, थोड़ा बड़ा हो जाए, किसी में छोटा रहे, डिपेंड करेगा टॉपिक पर। यहां पर ऐसा नहीं किया जाएगा जैसा सीरियल्स में किया जाता है कि ट्विस्ट पर छोड़ दिया जाए। यहां पर कोई भी टॉपिक ट्विस्ट पर नहीं छोड़ा जाएगा। जो टॉपिक है
वो पूरा किया जाएगा। बस जुड़े रहें, आपका जुड़ाव, आपका कनेक्शन ही हमें प्रेरणा देगा। आपका ये कमेंट हमें एनर्जी देता है, आपका एक लाइक हमारे पंखों को उड़ान देता है, आपका एक इमोजी, अब आगे बताने की आवश्यकता नहीं है कितनी भावनाएं हमारे अंदर है, वो आपके ही एक बटन दबाने से, कमेंट करने से, सब्सक्राइब करने से ही हमारे अंदर नई नई सोच पैदा होती है। आपको नया नया दिया जाए, नए टॉपिक दिए जाए, नई चीज बताई जाए, बस आप जुड़े रहिए। तो अगला था हमारा इसका दूसरा पार्ट जो हमने ग्रामर का डिवाइड किया था, वो था बुक्स। सर बुक्स का तो आपने नाम रीडिंग सेक्शन बताया था, अब आपने बुक्स लिख दिया। अब रीडिंग सेक्शन बताया है तो बुक्स क्यों लिखा है? अरे भाई बुक्स इसलिए बताया है कि बुक्स के बारे में तो बात करेंगे हम, पढ़ना लिखने के बारे में तो पीछे सीखी गई कि हमें ग्रामर सीखना है तभी हम सीख पाएंगे पढ़ना। लेकिन इस बुक को भी इतनी सारी किताबें हैं, अब हम कैसे बताएं? एक टीचर ने मुझसे सवाल किया या एक विद्वान ने मुझसे सवाल किया कि सर बुक कितने प्रकार की होती है? एक बच्चे ने कहा कि बुक इतने प्रकार की होती है जिनको गिना नहीं जा सकता। एक तरह से सोची जाए तो बच्चे का जवाब अपनी जगह सही था, क्योंकि उसे कभी इसके बारे में सच्चा सच्चा या सही सही नॉलेज नहीं दिया गया कि बुक को कितने भागों में बांटते हैं। तो देखिए, वैसे तो बुक को हम मोस्टली 2 ही भागों में बांटते हैं। मैं आपको इस चार्ट के फ्लो चार्ट में से हटा दूं तो बुक्स को मोस्टली 2 ही भागों में बांटते हैं, प्रोज और पोइट्री। सर ये प्रोज तो हमने यूपी बोर्ड में लिखा देखा है, लेकिन इसका अर्थ क्या है? सर हम इंग्लिश वाले सर से कहते हैं हमारा पोइट्री पूरा नहीं हुआ, हमें समझ में नहीं आया, उसका अर्थ क्या है? तो प्रोज का मतलब होता है गद्य भाग, पोइट्री का मतलब होता है पद्य भाग। नाम थोड़ा अटपटा है। तो पोइट्री को आप ऐसे समझिए, पहले मैं पोइट्री से शुरू करूंगा, यानी जिसमें पोएम्स के फॉर्मेट में या पोएम्स के स्टाइल में बातों को रिप्रेजेंट किया गया है, वो हमारा पोइट्री सेक्शन होता है। यानी जिसमें अपनी बातों को लेखक नहीं, पोइट, कवि कविता के रूप में दर्शाता है, अपनी फीलिंग्स को दर्शाता है, अपनी सोच को दर्शाता है, अपने थॉट को रिप्रेजेंट करता है, वो सेक्शन पोइट्री का होगा। और जिसमें एक सिंपल फॉर्मेट में लेखक अपनी बात को दर्शाता है, वो हमारा गद्य भाग होगा। जैसे कहानी का फॉर्मेट, कहानी में किसी बात को बताना, किसी घटना को दर्शाना, किसी चीज का वर्णन करना, ये सारा सेक्शन प्रोज में होगा। तो गद्य भाग में बातों को लेखक सीधे तौर पर दर्शाता है। पोएट्री में अपनी फीलिंग्स को, अपनी बातों को किसके रूप में दर्शाएगा? पोएम के रूप में। तो ये 2 सेक्शन होते हैं। सर 2 सेक्शन आपने बताया, तीसरा भी एक सेक्शन था जो आप बताना चाह रहे थे, उसे आपने हटा दिया। तो उस तीसरे सेक्शन को थोड़ा मैं नीचे लेता हूं, इसे बोलते हैं सप्लीमेंट्री। आप इंग्लिश में कई जगह पर इसमें लिखा रहता है शॉर्ट स्टोरीज, लेकिन अगर हम हिंदी में जाएं तो हिंदी में एक और चीज होती है, वो होती है चंपू काव्य। गद्य पद्य इंग्लिश में शॉर्ट स्टोरी है सप्लीमेंट्री, लेकिन हिंदी में ही तीसरा फॉर्मेट होता है गद्य पद्य के अलावा चंपू काव्य। चंपू का मतलब क्या है सर? तेल लगाना सर में या पानी डाल के गर्मी में ठंडक पैदा करना? नहीं, चंपू का मतलब होता है इन दोनों का कॉम्बिनेशन। जैसे रिप्रोडक्शन पढ़ा है, मेल जेमेट्स, फीमेल जेमेट्स, मेल सेक्स सेल्स, फीमेल सेक्स सेल्स, यानी ये मेल और फीमेल के कॉम्बिनेशन का फॉर्मेट है ये चंपू का, जिसमें गद्य और पद्य दोनों का मिश्रण होता है, वो होता है हमारा चंपू काव्य। इसका हमें पता है, इसका भी हमें पता है सर, इसका उदाहरण दे तो माने, इसके लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारा पवित्र, बहुत पवित्र रामचरितमानस। आज 11 तारीख है और 11 के 11 दिन बाद ही आप जानते हैं राम जन्मभूमि पर सभी लोग पहुंचेंगे। रामलला का जो विस्तारित जमीन है, जो सरकार ने और लोगों की बाहरी इच्छाओं के बाद राम जी अपने यथास्थान पर पहुंचेंगे।
तो 11 तारीख फर्स्ट वीडियो, 11 दिन बाद ही राम जी हमारे प्रभु श्री राम अपने जन्म स्थान पर पहुंचेंगे। तो तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस का आपने फॉर्मेट देखा हुआ प्रारूप, वो दोनों का फॉर्मेट है, यानी दोहे और छंद भी लिखे हुए हैं, सोरठा भी लिखा हुआ है, प्लस उसका हिंदी वर्जन भी लिखा हुआ है। जस्ट उसके नीचे बिल्कुल उसका रूपांतरण है, ट्रांसलेशन है, अनुवाद है। तो इन दोनों का मिक्सचर जो है वही क्या कहलाता है, चंपू काव्य। तो आज हमने क्या सीखा, इंग्लिश, इंग्लैंड, इंग्लिश के 2 डिवाइड किए थे हमने, लैंग्वेज और बुक्स में, ठीक है। लैंग्वेज के अलावा हमने सब्जेक्ट को डिवाइड किया, सब्जेक्ट को 2 कैटेगरी में बांटा था, रीडिंग सेक्शन में और ग्रामर सेक्शन में। सबसे पहले हमने ग्रामर सेक्शन की बात की, जिसमें हमने 3 टाइप से ग्रामर को बांटा था, ऑब्जेक्टिव टाइप, डिस्क्रिप्टिव टाइप, अप्लाइड। ऑब्जेक्टिव यानी जिसके ऑप्शन दिए जाते हैं, डिस्क्रिप्टिव जिसको बढ़ा चढ़ाकर डिस्क्राइब किया जाता है, अप्लाइड जिसको हम अप्लाई करते हैं, फॉर्म अप्लाई करना, इट मींस लेटर, एप्लीकेशन, ईमेल। उसके बाद हमने बुक्स की बात की, रीडिंग सेक्शन की। तो रीडिंग सेक्शन को हमने 2 भागों में डिवाइड किया, प्रोज एंड पोएट्री। प्रोज मींस गद्य, जिसमें सिंपल रूप से किसी घटना या किसी जगह या किसी विचित्र बात का वर्णन किया जाता है आमतौर पर। पोएट्री यानी पद्य, जिसमें एक कवि अपनी बातों को कविता के द्वारा स्पष्ट करता है। सप्लीमेंट्री एंड शॉर्ट स्टोरी, जिसमें छोटी छोटी कहानियों का वर्णन होता है। ये तीसरा भाग था इसका। लेकिन हिंदी के अकॉर्डिंग देखें तो गद्य, पद्य और तीसरा था चंपू काव्य। चंपू काव्य में क्या था, गद्य प्लस पद्य का मिश्रण, जिसका मैंने एग्जांपल आपको बताया, रामचरितमानस। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, हमारा टॉपिक पूरा हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप सभी मुझसे परिचित ही हैं, मैं आपका प्रिय उमाकांत सर, लाइक करें।